गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मोल क्या है इसको देखते हैं। मोल का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा की इकाई। अगर आप मोल की बात करें तो मोल जो है बच्चों, मोल वो निश्चित संख्या को बताती है, निश्चित संख्या को बताती है। ठीक, जैसे 1 दर्जन मतलब 12। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12, ये संख्या बताती है। अब इसी तरीके से अगर आप और भी उदाहरण ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 1 कोरी, 1 कोरी यानी स्कोर इक्वल 20, यानी 1 दर्जन में 12 अंडे, तो 1 कोरी यानी स्कोर में 20 eggs। ओके, इसी तरीके से 1 सैकड़ा बराबर 100। जैसे अगर हम मानेंगे 1 सैकड़ा नींबू दो, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 100 नींबू होंगे। ठीक, या 1 दर्जन एग में मतलब कि 12 अंडे होंगे, या 1 कोरी एग में मतलब 20 अंडे होंगे। तो ये यहाँ पर क्या बताती है? निश्चित संख्या को बताती है। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर आप कहिए 1 मोल, तो 1 मोल में हमारा कितना आता है? यानी 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या है? ये अवागेद्रो नंबर है, एवागेद्रो नंबर। ओके, तो यानी कि ये हमारा क्या है? अवागेद्रो नंबर है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ने क्या समझा? मोल यानी निश्चित संख्या को बताती है। जैसे हमने मांगा 1 दर्जन मतलब 12 अंडे, दर्जन क्या हो गया? ये मोल है, ये निश्चित संख्या बता रही है कि इसमें 12 अंडे होंगे। 1 कोरी ये भी निश्चित मोल अगर है तो ये क्या होगी? किसी निश्चित संख्या को बता रही, यानी 20। 1 सैकड़ा, सैकड़ा क्या है? किसी निश्चित संख्या है ना, यानी इसमें 100। आपने मांगा 2 सैकड़े नींबू दो, तो इसका मतलब इसमें 200 नींबू होंगे। ठीक, 1 मोल तो इसमें इतने पदार्थ के कण होंगे, ये भी क्या बता रही है? यानी इसकी निश्चित संख्या। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखिए मोल क्या है। ये एक संख्या, आइए देखिए ये कहाँ से आया, ये उपयोगी क्यों है। इसकी कहानी की शुरुआत कुछ रासायनिक क्रियाओं से होती है। ये मोल कहाँ से आया, ये क्यों उपयोगी है? तो इसकी शुरुआत कुछ रासायनिक क्रियाओं से होती है। ठीक, जिसको हम लोग समझते हैं सन 1799 में पता चला कि तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में ही क्रिया करते हैं। यानी 1799 में ये पता चला कि जो तत्व हैं वो आपस में क्या करते हैं? एक निश्चित अनुपात में ही क्रिया करते हैं, यानी उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। पहले ये निश्चित अनुपात भार के अनुसार ही पहचान, पहले इसको किस में लिया गया बच्चों? भार में, भार के अनुसार लिया गया। फिर वैज्ञानिक गैलुसॉक ने अनेक गैसों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया। फिर हम वैज्ञानिक जो हमारे थे गैलुसॉक, इन्होंने अनेक गैसों की क्रियाओं का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि निश्चित ताप और दाब पर गैसें सदैव आयतन के अनुसार सरल अनुपात में ही क्रिया करती हैं। उन्होंने ये देखा कि जो अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो, यानी निश्चित ताप और दाब, यानी ताप भी निश्चित हो, दाब भी निश्चित हो, जो गैसें हैं वो सदैव आयतन के अनुसार सरल अनुपात में ही क्रिया करती हैं, और इसे एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में तत्व द्वारा भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में क्रिया होने की व्याख्या की थी। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसमें जो तत्व थे उसके भार के अनुसार उन्होंने निश्चित अनुपात में क्रिया होने की व्याख्या की। लेकिन जो नियम गैलुसॉक ने व्यक्त किया उसका क्या कारण है? इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। गैलुसॉक ने जब अपनी खोज के संबंध में अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया, तब वैज्ञानिक ब्रिजिलियस ने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्लियर है, इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझिए
कि ये मोल एक निश्चित संख्या है, मान लीजिए पदार्थ की किसी भी निश्चित संख्या को तो ये बताती है, लेकिन ये कैसे इसको एक्सप्लेन हुआ इसको देखते हैं। तो ब्रिजिलियस ने इसको बहुत सरल तरीके से समझाया। उनके अनुसार किसी भी गैस में दिए गए आयतन के कण, मान लीजिए जो गैस है अगर वो हमारी आयतन में है तो उसमें कण होंगे, ठीक है ना। जो कणों की संख्या कहते हैं समान होती, मान लीजिए जैसे इसका आशय था कि अगर 1 लीटर हाइड्रोजन में कणों की संख्या उतनी है जितनी कि एक क्लोरीन के 1 लीटर में, यानी कि हाइड्रोजन का 1 लीटर में जो गैस के कण हैं और क्लोरीन के 1 लीटर में जो गैस के कण हैं उसमें कणों की संख्या बराबर है, ठीक है ना। जब 1 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर क्लोरीन से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ब्रिजिलियस के अनुसार इन दोनों गैसों के 1-1 लीटर पूरी तरह से इसीलिए क्रिया करे क्योंकि इन दोनों के बराबर संख्या के परमाणु थे। तो ब्रिजिलियस ने इसे ये समझाया कि जो हमारे हाइड्रोजन था, ठीक है, मान लीजिए, और क्लोरीन था, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये गैसें क्रिया की तो ये गैसें इसीलिए क्रिया करके HCl बनाई, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें भी कणों की संख्या उतनी ही है, कणों की संख्या H2 के कणों की संख्या बराबर Cl2 के कणों की संख्या, यानी कि अगर इसमें मान लीजिए 100 कण है तो इसमें भी मान रहे हैं इसमें भी कितना 100 कण होंगे, तो ये जो 100 कण है ये इक्वल है, तो ये इक्वल है इसीलिए इसमें क्या है कि ये आपस में क्रिया कर पाए, यानी कि हर कण एक कण के साथ क्रिया करके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसे समझे होंगे बच्चों आप लोग, इसीलिए ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनती। ब्रिजिलियस के अनुसार ब्रिजिलियस के अनुसार इन दोनों गैस के 1-1 लीटर पूरी तरह से इसीलिए क्रिया कर पाए क्योंकि इन दोनों में बराबर संख्या के परमाणु थे, परमाणु कह लीजिए, ठीक है ना। फिर इसी दौरान विभिन्न तत्वों के सापेक्षिक परमाणु भार की गणना की गई और इस तरह परमाणु भार के आधार पर अणुभार की गणना की गई। अब गैसों के घनत्व और भार की गणना करना संभव हो गया, यानी कि परमाणु के उसकी गणना की गई, परमाणु भार की, फिर अणु भार की गणना की गई। अब आप फिर घनत्व और किसके बारे में, भार की गणना करना संभव हो गया। जब अलग अलग गैस के अणु या परमाणु भार के अनुसार क्रिया करते हैं तो उनको एक निश्चित दाब और ताप पर रखा गया, तब ये पाया गया कि ये भी एक निश्चित आयतन था। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए 2 डिफरेंट गैस हैं, जैसे यहाँ पर है कि जब अलग अलग गैस के अणु या परमाणु, यानी कि 2 अलग अलग गैस हैं, जब अलग अलग गैस हैं उनके जो अणु हैं या परमाणु को भार के अनुसार लिया गया, किसके अनुसार लिया गया, भार के अनुसार, और उनको एक निश्चित दाब और ताप पर रखा गया, यानी नॉर्मल उनका एक निश्चित दाब था और निश्चित ताप पर रखा गया, तब ये पाया गया कि ये एक निश्चित आयतन था। तब इसमें ये देखा गया, ये जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब, यानी प्रेशर हमारा 1 है, ताप हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन 22.4 लीटर, अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए गए तो उसका आयतन कितना था, 22.4 लीटर था। ओके, इसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर 6.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड का आयतन भी 22.4 लीटर था। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन भी 22.4 लीटर था और 6.5 हाइड्रोजन क्लोराइड का आयतन भी 22.4 लीटर था। ओके, अब समान ताप व दाब पर यदि 18 ग्राम भाप ली गई तो उसका आयतन भी 22.4 लीटर था, यानी कि इन तीनों का आयतन इक्वल था। अब यहाँ पे भार आप देख रहे हैं कि 2 ग्राम था, ये हमारा 3.6 ग्राम था, ये हमारा 18 ग्राम भाप ली गई, लेकिन उसका आयतन सबका इक्वल आ रहा है। क्लियर है ना।
आयतन कितना आ रहा है, इक्वल। इसी तरीके से जब किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 वायुमंडलीय दाब का सापेक्षिक अणुभार ग्राम में लिया गया तो उसका आयतन भी 22.4 लीटर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी तरह से जब किसी गैस का अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब हो, यानी नॉर्मल हमारा यहाँ पर निश्चित ताप है और निश्चित दाब पर उसका सापेक्षिक अणुभार अगर ग्राम में लिया तो उसका आयतन भी कितना मिला, 22.4 लीटर प्राप्त हुआ। विभिन्न गणनाओं के बाद ये पता चला कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर आयतन में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। अब यहाँ पर क्या समझे बच्चों, यहाँ पर ये बहुत से रिसर्च हुआ, खोज हुई, गणनाएं हुई, उसके बाद ये हुआ कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ताप हो और 1 वायुमंडलीय दाब पर कोई भी गैस मान लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस, दुनिया की कोई भी गैस 22.4 लीटर आयतन में जो कणों की संख्या थी, जो कण पाए गए, वो 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप खुद सोचिए कि 6.022 के आगे अगर आप 23 जीरोस को लगाते हैं तो इसको काउंट कर पाना भी मुश्किल होता है। तो आप खुद सोचिए कि इस 22.4 लीटर में एक ये हुआ कि इसमें कण, इतने कण हैं। अब 10⁻23 में आप खुद इसमें ज़ीरो लगा कर इसको काउंट करके देखिए तो इसमें जो अनगिनत जैसा लगता है, निसंख्य, मतलब उसको गिन पाना मुश्किल है। ये बर्जीलियस के कथन के अनुरूप था। फिर 6.022 इंटू 10⁻23 को आवागैद्रो संख्या भी कहा गया और इसे n0 से दर्शाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मोल का मतलब होता है निश्चित मात्रा को बता रही। जैसे इसमें बताना हुआ कि अगर हमारा मान लीजिए किसी भी पदार्थ के जो अणु भार या परमाणु भार के बराबर ग्राम या द्रव्यमान जो होता है वो 1 मोल होता है। ये तो आप समझ रहे हैं। यानी मोल का मतलब ये है बच्चों की मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई। ठीक है। अब मोल क्या है, वो किसी निश्चित संख्या को बताती है। अभी हम लोगों ने देखा दर्जन को देखा जिसमें 12 अंडे, यानी दर्जन, अगर कोई बोले 1 दर्जन केले दो तो इसका मतलब कि इसमें 12 केले होंगे, 12 बनानास होंगे। तो यही कि किसी भी संख्या को इसने बताया ना। अगर आप बच्चे मोल, अभी हम लोगों ने देखा कि जो गैसें हैं वो अगर हाइड्रोजन लिया फिर क्लोरीन लिया तो उसमें आपस में क्रिया कर पाई, वो इसीलिए क्रिया कर पाई, सारी हाइड्रोजन क्लोरीन गैस इसलिए क्रिया कर पाए, उसमें कणों की संख्या समान थी, उसको भी समझा। अभी हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर 1 वायुमंडलीय दाब हो फिर 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन, यानी कि अब यहाँ पर देखिए 2 था, 6.5 था, 63.5 था और 18 ग्राम था, यानी सब में आयतन सबका देखिए इक्वल आ रहा है। ठीक है ना। और जो यानी कि कोई भी गैसें हों अगर 0.0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर सापेक्षिक अणुभार ग्राम में लिया गया तो उसका आयतन भी कितना निकला, 22.4 लीटर प्राप्त हुआ। यानी कि अगर आप फिर इसको उन्होंने ये कह दिया कि जो 22.4 लीटर में आयतन में कणों की संख्या है वो किसके बराबर है, आवागैद्रो संख्या के बराबर। आवागैद्रो संख्या क्या थी हमारी, 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर इसमें 23 आप जीरोज लगा के देखिए तो इसको सच में इस कणों को पाना मुश्किल है। ठीक इसी तरीके से यह बर्जीलियस के कथन के अनुरूप था। अब इसको उन्होंने क्या कहा, आवागैद्रो संख्या, इसे n0 से दर्शाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। फिर उपयुक्त गणनाओं पे यदि हम द्रव तथा ठोस के पदार्थ के लिए करें तो हम कहेंगे किसी भी, अगर हम इसी को बच्चों हम किस में लें, अगर हम इसी को मान लो उसमें लेते हैं द्रव पदार्थ, द्रव तथा ठोस पदार्थ के लिए, तो हम कहेंगे किसी भी पदार्थ के ग्राम अणु भार और ग्राम परमाणु भार में कणों की संख्या, कोई भी पदार्थ है उसके
ग्राम अणु भार और ग्राम परमाणु भार में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। यदि पदार्थ का अणु भार व पदार्थ का परमाणु भार ग्राम में लेते हैं, यानी कि मान लीजिए पदार्थ का अणु भार और पदार्थ का इसमें, यानी कि किसी भी पदार्थ का अणु भार या परमाणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान, यानी मान लीजिए बराबर ग्राम में द्रव्यमान 1 मोल होता है। क्लियर हुआ ना। यहाँ पर देखते हैं कि उपयुक्त गणनाओं पे यदि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हम द्रव तथा ठोस पदार्थ के लिए करें तो कहेंगे यही इसी चीज़ को, तो किसी भी पदार्थ के ग्राम अणु भार, ग्राम को में अणु भार और ग्राम परमाणु भार में कणों की संख्या कितनी होगी, इतनी ही होगी, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻20। पदार्थ का ये अणु भार है वह परमाणु भार ग्राम में लेते हैं। सन 1896 के वैज्ञानिक विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने आवागैद्रो संख्या के लिए मोल शब्द प्रस्तावित किया। अब आवागैद्रो संख्या को किस वैज्ञानिक ने दिया था? ओस्टवाल्ड ने। इन्होंने इसको एक लैटिन शब्द था जिसका अर्थ होता ढेर। सन 1967 में मोल यानी इकाई स्वीकार की गई जो परमाणु तथा अणुओं के वृद्ध संख्या को निरूपित करने में सरलतम उपाय है। यानी कि इसको एक अणु या परमाणु में ढेर सारे संख्या, मतलब किसी भी पदार्थ में उनके कणों की संख्या में अगर आप बात कर लेते हैं बच्चों, तो कण में कुछ भी आएगा, आयन है, अणु है, परमाणु है, हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से कण है। तो उस कण की संख्या को किसमें लिया गया? आवागैद्रो की संख्या को निरूपित करने के लिए एक सरलतम उपाय बताया गया। ठीक, जैसे 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा क्या था? आवागैद्रो संख्या, जिसे n0 से लेते हैं। मोल या आवागैद्रो संख्या की अवधारणा हमें ये बताती है किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में कणों की संख्या कितनी है। जैसे 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल सोडियम परमाणु है और कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि अब यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया अगर सोडियम मेटल, ठीक है ना, सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल का बच्चों क्या होता है, अब आप खुद समझिए। सोडियम मेटल का मान लीजिए हमारा एटॉमिक मास है 23। सोडियम मेटल का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ठीक, और ये हमारा 11, एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, मोल या आवागैद्रो संख्या की अवधारणा में ये बताती किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में कणों की संख्या कितनी है। कणों की संख्या कितनी? जैसे 23 ग्राम सोडियम परमाणु, ठीक है ना, में 1 मोल सोडियम परमाणु। इनका कहने का मतलब है कि 23 ग्राम सोडियम परमाणु में 1 मोल सोडियम परमाणु हैं, यानी 23 ग्राम सोडियम धातु में एक मोल होगा, यानी 23 ग्राम सोडियम परमाणु में क्या है हमारा? 1 मोल सोडियम में 1 मोल सोडियम परमाणु। इसमें क्या बताइए? परमाणु और कणों की संख्या बताई। मान लीजिए 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल सोडियम परमाणु और कणों की संख्या क्या हुई? 6.022 इंटू 10⁻23। यदि 46 ग्राम सोडियम है तो इसका तात्पर्य सोडियम परमाणु में 2 मोल होंगे और कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? जस्ट डबल, यानी 12.044 इंटू 10⁻23 होगी। तो आप यहाँ पर बच्चों खुद समझ गए होंगे अच्छे से इसको। अब कहाँ पर क्लियर हुआ है कि किस तरीके से अगर हमारा जो मोल या आवागैद्रो संख्या है वो हमें किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में कणों की संख्या कितनी है ये हमें बता रही है। जैसे 23 ग्राम सोडियम ने 1 मोल सोडियम, इनका कहने का मतलब है जो मोल है वो किसी की को बता दे रही है कि 23 ग्राम सोडियम परमाणु में 1 मोल सोडियम परमाणु है। 23 ग्राम सोडियम परमाणु में 1 मोल सोडियम परमाणु और कणों की संख्या उसमें कितनी है? तो 1 मोल बराबर कणों की संख्या 6.02 टू 10⁻23। यदि इसका जस्ट डबल ले लिया 46 ग्राम सोडियम परमाणु तो इसका तात्पर्य इसमें 2 मोल
सोडियम परमाणु होंगे और कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 12.044 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर देखिए मोल, अवोगाद्रो संख्या व भार के बीच में संबंध बताया गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कार्बन परमाणु का एक मोल, कार्बन परमाणु का एक मोल क्या बताता है कि 12 ग्राम कार्बन परमाणु में कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हैं। यानी कि ये क्या बता रही है, संख्या बता रही है, ठीक है ना। ये संख्या हमारी बता रही है अवोगाद्रो संख्या, और ये भार में, यानी मोल में अभी हमने क्या संबंध देखा, मोल का संबंध हमने देखा अवोगाद्रो संख्या में और भार में। अवोगाद्रो संख्या कार्बन के परमाणुओं को बताती है, जैसे कार्बन के जो परमाणु हैं 6.022 इंटू 10⁻23 और ये हमारा भार में बता रहा है, भार में यानी 12 ग्राम कार्बन परमाणु। इसी तरीके से हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल है, तो एक मोल में कितने हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6, हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हैं, और 1 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। अब यहाँ पर देख लें, किसी भी कण में परमाणु या अणु का आयन अगर 1 मोल है, अणु या आयन अगर 1 मोल है तो उसमें इतने कण होंगे और उस कण का सापेक्ष भार होगा। इसी तरीके से अणुओं का 1 मोल बराबर क्या होगा, इतने ही अणु होंगे और इसका क्या होगा, अणु भार होगा। तो ये बच्चों बहुत क्लियर है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तो इसको और अच्छे से बार बार रिपीट करिएगा, तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, पदार्थ के भार व को दर्शाना। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने अध्ययन किया कि तत्व का परमाणु भार या ग्राम परमाणु भार होता है, तत्व का परमाणु भार ले होता है या ग्राम परमाणु भार होता है, तथा यौगिकों के लिए अणु भार या ग्राम अणु भार होता है। ये हम लोग सब जानते हैं। इसके आधार पर मोलों की संख्या हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, जैसे तत्व मोलों की संख्या n है, ठीक है ना, दिया गया द्रव्यमान m, ग्राम का परमाणु भार क्या है, कैपिटल है, ये स्मॉल m में, ये कैपिटल M में। अब यौगिकों के लिए अणुओं लेते हैं तो मोलों की संख्या n ही लेंगे, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m, और यहाँ पर ग्राम परमाणु भार की जगह पे क्या लेंगे, अणु भार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यौगिकों या अणुओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अणु भार। अब इसको देखते हैं बच्चों, कणों की संख्या को मोल में दर्शाते हैं, ठीक। किसी भी परमाणु, अणु, आयन इत्यादि की संख्या मोल में निम्नलिखित प्रकार से दर्शाते हैं। किसी भी परमाणु, तो मोल की संख्या n बराबर दिए गए कणों की संख्या और अवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना। अब ये हमारा फार्मूला है, अगर हमें यहाँ मोल संख्या को ज्ञात करना है तो हमें इसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या की परिकलन कीजिए, यानी ये पता लगाइए। 92 ग्राम सोडियम, कितना दिया गया हमारा, 92 ग्राम सोडियम। तो मोलों की संख्या हमें निकालना है, n दिया गया द्रव्यमान, देखिए कितना दिया गया है, स्मॉल m, दिया गया द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m, यानी 92 ग्राम। यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या, अगर द्रव्यमान दिया गया है तो हम ये लेंगे, दिया गया द्रव्यमान। अब इसमें सोडियम है तो ये हमारा क्या होगा, परमाणु होगा ना, क्या होगा हमारा, परमाणु। तो यहाँ पर देखिए, तो दिया गया द्रव्यमान 92 ग्राम, ग्राम परमाणु भार में लिया गया, तो 23। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 20, यानी जो हमारा परमाणु भार है वो कितना होता है, 23। तो ग्राम परमाणु भार कितना लिएगा, 23। तो सूत्र n बराबर स्मॉल m, तो आप इजी वे में इसको निकाल सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है, ठीक। इसी तरीके से 36 ग्राम पानी का है, 36 ग्राम पानी का है, तो मोलों की संख्या निकालना, तो दिया गया द्रव्यमान क्या है, 36 ग्राम, ग्राम परमाणु भार में H2O, हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या किया गया है, इसका आप निकाल लीजिए परमाणु भार, जो हमारा ये है, आप इसका परमाणु भार निकाल सकते हैं, H2O, हाइड्रोजन 2 + 16। क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास
हमारा कितना होता है 1 और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन 1 है तो ये क्या होगा हमारा 16। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो यानी कि परमाणु भार हमारा 18 आया। फिर 36 को अपॉन 18 तो कितना आया 2 मोल। मोलों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे 2। अब निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि इतने ऑक्सीजन परमाणु दिए गए हैं 18.066 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु में मोलों की संख्या। तो यहाँ पर बच्चों कणों की संख्या दी गई है और अवागैद्रो संख्या भी है। तुम कणों की संख्या और अवागैद्रो संख्या को निकालेंगे तो n बराबर किस में लेंगे n अपॉन n नॉट। तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा कितनी वैल्यूज आएगी 3 मोल। इसी तरीके से यहाँ पे कर दिए गए हैं। ये क्या है, अभी तक हम लोगों ने किस में निकाला था, अभी तक हम लोगों ने इसको भार में निकाला था। अब हमें कणों, पहले तो भार दिया गया था, अब हमें कणों की संख्या दी गई है। तो कणों की संख्या रखने के लिए हम क्या करेंगे, कणों की संख्या करने के लिए हम अवागैद्रोस नंबर लेंगे। अवागैद्रोस नंबर में हम उसको डिवाइड करें, जैसे n बराबर n नॉट अपॉन na, ये एक फार्मूला होता है। n बराबर, अभी आपने कैसे निकाला था इसको, अभी आपने भार वाला कैसे निकाला था, n बराबर स्मॉल m कैपिटल M से निकाला था, या W में से निकाल सकते हैं, द्रव्यमान ले सकते हैं। ये हमारा द्रव्यमान है ना भार में, ठीक है ना। इसी तरीके से कणों की संख्या दी गई है तो n बराबर किस में गया n नॉट अपॉन na। तो n नॉट मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कणों की संख्या, कणों की संख्या, और Na को हम क्या ले रहे हैं अवागैद्रो संख्या ले रहे हैं। यहाँ पे कणों की संख्या n नंबर्स कर लेते, नंबर्स हैं, n नॉट तो अवागैद्रोज है बच्चों, n नंबर्स हैं, ओके। यानी कि हमारा तो कणों की संख्या यहाँ पे अगर दी गई है हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के, तो अवागैद्रो संख्या रख कर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये आ जाता है। जैसे यहाँ पर कणों की संख्या दी गई है n, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको n भी लिख सकते हैं, यानी कि कणों की जो संख्या है यहाँ पर आप में तो अवागैद्रो संख्या दिया गया है बच्चों, कणों की संख्या n है, ठीक है ना। यहाँ पे मोल की संख्या को स्मॉल n लिया गया है, कणों की संख्या को बच्चों कैपिटल N लिया गया। तो आप इसी में स्मॉल n और कैपिटल N अपॉन Na या n नॉट, ठीक है ना, इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे निकला। अब यहाँ पे कणों की संख्या देखिए इसमें ज्ञात की गई है, फिर से 10 ग्राम हाइड्रोजन अणु में है तो दिया गया द्रव्यमान और अणुभार दोनों दिया गया है। सूत्र निकाल कर बच्चों आप लोग इजी वे में इसको निकाल सकते हैं। इसमें आप लोग को कणों की संख्या ज्ञात करनी है। निम्नलिखित में क्या ज्ञात करना है, कणों की संख्या। तो कणों की संख्या निकालना है। 10 ग्राम नाइट्रोजन दिया गया है तो हम सब क्या करेंगे, पहले द्रव्यमान देखते हैं कि द्रव्यमान हमारा 10 ग्राम है तो अणुभार देखेंगे। अब N2 है तो इसका अणुभार 28 होगा। अब सूत्र पे जाएंगे तो n इक्वल स्मॉल n इंटू n नॉट, तो n बराबर m अपॉन, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ ले लेंगे बच्चों और इस तरीके से इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इस आंसर को निकालेंगे। इसको आप लोग अपने एग्जाम्पल को घर में कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोल के बारे में समझें। मोल क्या है, मोल क्या, हमने देखा कि किसी शुद्ध पदार्थ के सापेक्षिक परमाणु भार या सूत्र भार को ग्राम में दर्शाते हैं। उसी पदार्थ के एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 कण सम्मिलित रहते हैं, ठीक है ना। गैसों के लिए हम इनके भार के स्थान पर आयतन को भी माप सकते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के 1 मोल यानी मोल 22.4 लीटर स्थान घेरता है। यानी कि अगर ताप हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर तो कोई भी गैस है उसका 1 मोल वो 22.4 लीटर स्थान घेरेगा। हमने इससे हम किसी सूत्र और अभिक्रिया के समीकरण को लिखने और का एक तरीका मिलता है। जब हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी अभिक्रिया में भाग ले रही है और इसे CO2 के रूप में लिखते हैं तो इसका अर्थ है कि हम CO2 के एक अणु की बात कर रहे हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पूरी बात नहीं और उसके एक अणु की बात कर रहे हैं। जैसे हमने जाना कि परमाणु और अणु अत्यंत सूक्ष्म कण हैं और हमारे लिए एक ऐसी अभिक्रिया को करना असंभव है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य पदार्थ के केवल एक ही अणु लिया जाए।
यानी किसी भी एक अणु से लेकर आप किसी भी क्रिया को करना आपके लिए क्या है, असंभव है। अर्थात जब हम CO2 लिखते हैं तो इसका अर्थ है कि 1 मोल CO2 अणु भी होता है। आइए देखें कि किस प्रकार उपयोगी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनने की प्रक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो पानी बनाते हैं H2O। उपयुक्त अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से अभिक्रिया करते हैं तो हमें पानी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। परंतु निम्नलिखित अभिक्रिया में हम आधे अणु ऑक्सीजन को किस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको इस अभिक्रिया को मोलों की संख्या के द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन अणु और आधा मोल ऑक्सीजन अणु संयोग करके 1 मोल अणु जल बनाते हैं। अभी तक तो ऊपर वाली क्रिया में आपने देखा कि दो हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु मिलकर क्या कर रहे हैं, पानी के 2 अणु हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक है ना। पानी के 2 अणु H2O बना रहे हैं। परंतु अगर हमें आधा ऑक्सीजन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तब हम इसको मोल में लेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन के अणु और आधा मोल ऑक्सीजन के अणु संयोग करके 1 मोल अणु जल बनाते हैं। इसीलिए जब हम H2 लिखते हैं तब इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। जब हम H2 लिखेंगे तो इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, जैसे 1 हाइड्रोजन अणु जिसका सापेक्षिक अणु भार यानी 2U है और 1 मोल हाइड्रोजन अणु जिसका ग्राम अणु भार 2 ग्राम है। आइए अब हम इन क्रियाओं को देखें। जैसे H2 + Cl2 क्या बना रहे हैं, 2HCl। इस अभिक्रिया की व्याख्या 2 तरह से कर सकते हैं। एक अणु हाइड्रोजन जब 1 अणु क्लोरीन से क्रिया करता है तो 2 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। एक तो ये हुआ। दूसरा, 1 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल क्लोरीन से क्रिया करता है तो 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड अणु बनता है। तो हम इसको अणु में भी लिख सकते हैं और अगर हमें मोल में लिखना होगा तो हम ये भी बोलेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन अणु और 1 मोल क्लोरीन अणु जब अभिक्रिया करता है तो 2 मोल हाइड्रोजन अणु बनता है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों प्रश्न दिया है, मोल अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर आप इसको हमको मोल अवधारणा के आधार पर आपको इसे समझाना है। तो आप इजी वे में बच्चों इसको ईजिली समझाकर हमारे इस होमवर्क को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। और हमने सीखा ये भी आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, इसको अच्छे से करिए और समझिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने मोल को देखा, तो मोल को देखिए रिवाइज कर दें उसको। अगर हम मोल को लेते हैं तो 3 कैटेगरी में अभी हम लोगों ने देखा। एक तो द्रव्यमान में उसको निकालना सीखा, दूसरा कणों की संख्या के आधार पर निकालना सीखा, तीसरा हम लोगों ने उसको आयतन, अभी आपने नहीं देखा आपके कोर्स में नहीं, लेकिन हम आयतन पे भी हम उसको निकाल सकते हैं। यानी कि मास पे अगर हम गए तो हम लोग आयतन पे भी हम लोगों ने सीखा कि एक लीटर आयतन अगर हम उसका वॉल्यूम अगर हमारा 22.4 लीटर था, यानी कि 1 लीटर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना शुरुआत में। इसको देखिएगा 22.4 लीटर आया था। इसको थोड़ा सा कि अगर हमारा 1 वायुमंडलीय दाब पर 2 ग्राम हाइड्रोजन में क्या था, 22.4 लीटर हाइड्रोजन था। ग्राम को हम लोगों ने लीटर में देखा, इक्वल हो रहा था सबको, उसको सीखा था। दूसरा हम लोगों ने कणों की संख्या पे निकालना इसको सीखा और द्रव्यमान यानी मास पर भी देखा। तो बच्चों इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और होमवर्क को सेंड करके भेजिए। और साथ में आप लोगों के बच्चों ये भी दिया है यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स है और ऑब्जेक्टिव है। इन दोनों को क्या करिए, बुक में ही फिल करिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एज ए होमवर्क सेंड करिए। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। होमवर्क को बहुत कम बच्चे सेंड करते हैं। मैं बार बार आपको हिट करती हूँ कि होमवर्क को सेंड करिए अच्छे से। आप पे प्रेशर देती हूँ कि आप लोग होमवर्क को सेंड करिए अच्छे से, उसको मेंटली हिट करती हूँ कि आप लोग होमवर्क को सेंड करिए, उसको अच्छे से होमवर्क को दीजिए, समझिए बच्चों और अपने स्टडी पर कंसंट्रेट रखिए। तो ओके बच्चों, टेक केयर, अच्छे से वीडियो देखिए, बाय बाय।